हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाना शुरू किया था जिसका नाम है फ्रेस्नेल्स डायफ्रैक्शन। इसमें कुछ अजम्पशंस थी जिनके बारे में हमने बात की थी कि जब भी एक वेव फ्रंट में से डायफ्रैक्शन होती है, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन जब होती है तो क्या होता है, कोई वेव फ्रंट है जैसे ये MN है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स जिनको हम जोन्स बोलते हैं या फ्रेस्नेल जोन्स बोलते हैं। ठीक है, हर एक जोन का, हर एक फ्रेस्नेल जोन का अपना एरिया होता है। ठीक है, नाउ हर एक जोन की वजह से सपोज जैसे P पॉइंट है उसके ऊपर हम इफ़ेक्ट जो है वो स्टडी करते हैं, और जो इफ़ेक्ट है इस पॉइंट के ऊपर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, जैसे कि सपोज C पॉइंट पे कोई जोन है या एलिमेंट है इस वेव फ्रंट का, उसका इफेक्ट जो है इस P पॉइंट के ऊपर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द पर्टिकुलर जोन। ठीक है, और उसके बाद ऑब्लिक्विटी की हमने बात की थी कि ऑब्लिक्विटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऑब्लिक्विटी को हम डिनोट करते हैं 1 + cos थीटा से। ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है अलॉन्ग CO वेयर थीटा इज़ 0, और हाफ होता है अलॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद थीटा इज़ 90 डिग्री, और जब हम इस तरफ लेते हैं CS तो थीटा हो जाता है 180 डिग्री, तो उस तरफ हमारा इफेक्ट हो जाता है 0। ठीक है, cos 0 इज़ 1 तो हो गया 1 + 1 2, ट्वाइस डबल अलॉन्ग CO, थीटा इज़ 0। फिर जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंगे तो थीटा इज़ 90 डिग्री, cos 90 इज़ 0, तो 1 + 0 1, और जब हम इस तरफ लेंगे मतलब इस तरफ इफेक्ट हो गया हाफ। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर P पॉइंट को हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे तो इफेक्ट हो गया हाफ। जब हम इसको इस तरफ लेंगे तो थीटा इज़ 180 डिग्री अलॉन्ग CS, तो 1 + cos 180 डिग्री, cos 180 इज़ -1, 1 - 1 0, तो इस तरफ कोई भी इफेक्ट जो है वो उसका नहीं दिखेगा, कोई भी वेव जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें इस तरफ नहीं दिखेगा। नाउ इसके साथ ही ये टॉपिक आता है फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में, फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। सपोज हम कोई एक वेव फ्रंट कंसिडर करते हैं ABCD। अब हम यहाँ पे इस वेव फ्रंट को एज ए प्लेन वेव फ्रंट कंसिडर कर रहे हैं। सपोज दिस इज़ ए प्लेन वेव फ्रंट ABCD, एंड इस वेव फ्रंट का जो डिस्टेंस है P पॉइंट से, पॉइंट P जिसके ऊपर हम डिफ्रैक्शन स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, उसका पॉइंट का डिस्टेंस कितना है इस प्लेन वेव फ्रंट से स्मॉल b के बराबर। ये है सिचुएशन, ये सेंट्रल पॉइंट है इसका वेव फ्रंट का, यहाँ से P पॉइंट है, इसका डिस्टेंस कितना है b। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, P को हम सेंटर मान लेते हैं और हम अलग अलग रेडियाई लेते हैं, जैसे b + λ/2, b + 2 λ/2 प्लस b + 3 λ/2 एंड सो ऑन। ठीक है, हम b में ये जो डिस्टेंस है उसमें λ/2 फैक्टर ऐड करते जाते हैं। सपोज n λ/2 ऐड कर रहे हैं हम, जैसे पहले हो गया n1 है तो b + λ/2, देन b + 2 λ/2, b + 3 λ/2, ऐसे ऐसे हम जो रेडियस है उसको बढ़ाते जाएंगे, और P पॉइंट को हम सेंटर कंसिडर करके हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ स्फीयर्स ऑन दिस प्लेन वेव फ्रंट विच कट दिस प्लेन वेव फ्रंट इनटू ए नंबर ऑफ पॉइंट्स M1 M2 M3 एंड सो ऑन। जैसे कि ये देखो, इस P पॉइंट को हमने कंसिडर किया एज सेंटर, और यहाँ पे हमने M1 पॉइंट पे एक पॉइंट इसको कट किया वेव फ्रंट को और सर्कल ड्रॉ कर लिया ये वाला। ठीक है, तो M1 डिस्टेंस कितना हो गया, b + λ/2। इस पॉइंट की सेंट्रल पॉइंट का रेडियस कितना है b, डिस्टेंस b P पॉइंट से, M1 का डिस्टेंस कितना है P से, b + λ/2। उसके बाद इसके P पॉइंट को ही सेंटर समझ के हमने यहाँ पे एक और पॉइंट नेक्स्ट M2 पे कट किया जिसका डिस्टेंस कितना है P से, b + 2 λ/2। फिर M3 पे इस पॉइंट पे हमने इस यहाँ से इसको रख के यहाँ कट किया, तो जिसका डिस्टेंस P पॉइंट से कितना है, b + 3 λ/2 एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पे 3 कंसिडर किए हैं फिलहाल। तो ये हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स बन गए, OM1 एक ये बन गया, फिर OM2 दूसरा और OM3 तीसरा। ठीक है, सो ये हमारा इस हमने प्लेन वेव फ्रंट को डिवाइड कर दिया है डिफरेंट एलिमेंट्स में। सो P पॉइंट को हमने कंसिडर किया एज सेंटर, और ये रेडियाई हमने वहाँ पे कट की हैं वेव फ्रंट पे, और हमने स्फीयर्स ड्रॉ कर लिए हैं ये वाले। ठीक है, दीज आर द स्फीयर्स। नाउ
ये जो हमने स्फीयर्स बनाए हैं या रिंग्स बनाए हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये जो हमने बनाया है OM1, फिर M1 M2, फिर M2 M3, इनके बीच में जो ये एरिया एनक्लोज कर रही हैं आपस में, एक हो गया ना OM1, दूसरा गया M1 M2 के बीच में, तीसरा M2 M3 के बीच में, एंड सो ऑन। इनको कहते हैं फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स या हाफ पीरियड एलिमेंट्स, इनको ये नाम दिया गया है, ठीक है। द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज हाफ पीरियड जोन्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। ये भी है, ये देखा गया है कि जो ये हाफ पीरियड जोन्स है, इनका एरिया जो है सबका एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। नाउ कैसे? अगर हम फर्स्ट हाफ पीरियड जोन लें, ये कौन सी वाली हो, OM1 वाली, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से एक ट्रायंगल बन जाती है OM1P। अगर हम OM1 को जोड़े तो ये ट्रायंगल बन गई ना, राइट एंगल ट्रायंगल OM1P, जिसका परपेंडिकुलर है OM1, बेस है OP और हाइपोटेन्यूज हो गया M1P। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या आ जाएगा, M1P स्क्वायर इक्वल टू OM1 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो OM1 स्क्वायर, हमें OM1 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा M1P स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, वही हमने यहाँ लिखा हुआ है। और M1P की वैल्यू क्या है, देखो B प्लस लैम्डा बाई 2, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, B प्लस लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर माइनस OP की वैल्यू क्या है, B के बराबर, तो B स्क्वायर। इसको खोलेंगे, B स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस 2B लैम्डा बाई 2 माइनस B स्क्वायर, 2 कट गया। अब यहाँ से देखो B स्क्वायर और B स्क्वायर भी कट जाता है आपस में, तो OM1 स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ओनली B लैम्डा, और प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 आना था, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर बाई 4 इज़ वेरी स्मॉल, तो हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, निगलेक्टिंग लैम्डा स्क्वायर बाई 4 बीइंग वेरी स्मॉल। तो OM1 स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ आ जाएगी हमारी इस B लैम्डा के बराबर। सो OM1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B लैम्डा। तो OM1 क्या होगी, ये आगे रेडियस ऑफ दिस फर्स्ट हाफ पीरियड जोन विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B लैम्डा। तो इसका जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एरिया कितना होगा, फिर R आ गई ना इसकी रेडियस, रेडियस किसके बराबर है, OM1 विच इज अंडर रूट B लैम्डा। एरिया क्योंकि स्फेयर है, एरिया कितना है, पाई R स्क्वायर एरिया होता है इसका, तो हम यहाँ लेंगे पाई R इज द रेडियस OM1 का स्क्वायर, तो पाई B लैम्डा। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एरिया कितना हो गया, पाई B लैम्डा, क्योंकि OM1 का स्क्वायर कर रहे हैं ना यहाँ। उसी तरह फॉर द सेकेंड हाफ पीरियड जोन, सेकेंड हाफ पीरियड जोन कौन सी है, हम यहाँ से लेंगे OM2, इसकी रेडियस कितनी है, सेंट्रल पॉइंट हम ले रहे हैं O, रेडियस आ गई इसकी OM2। तो अब यहाँ से हम जैसे OM1 स्क्वायर लिखा था, तो OM2 स्क्वायर किसके बराबर होगा, OM2 स्क्वायर इज इक्वल टू M2P स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो अब ये M2P स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ M1P था, यहाँ हो जाएगा M2P स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू M2P की वैल्यू क्या है, अब देखो B प्लस 2 लैम्डा बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, तो B प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस OP, अगेन B है इसकी वैल्यू, तो B स्क्वायर। इसको खोलेंगे, B प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2B लैम्डा माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर कट गया, तो ये बचा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2B लैम्डा। तो हम क्या करेंगे, OM2 स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एक सेकेंड, अब देखो यहाँ से OM2 स्क्वायर ये जो है किसके बराबर आया, यहाँ से हमारा 2B लैम्डा, क्योंकि हम यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर बहुत स्मॉल है, इसको भी हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो OM2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2B लैम्डा। अब सेकेंड हाफ पीरियड जोन जो है OM2, इसकी रेडियस क्या है OM2 की, या रेडियस की क्या वैल्यू है सेकेंड हाफ पीरियड जोन की, अंडर रूट ऑफ 2B लैम्डा। फर्स्ट की क्या थी, अंडर रूट ऑफ B लैम्डा, ठीक है। सो द रेडियस ऑफ सेकेंड हाफ पीरियड जोन इज इक्वल टू OM2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2B लैम्डा। और इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेकेंड हाफ पीरियड जोन इक्वल टू पाई, अब R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, अब हमें पता है इसका जो हमें ये लेना होगा M1 M2 का स्क्वायर लेना होगा, ठीक है, OR स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने कैसे करना है, ये जो आ गया ना, यहाँ आएगा पाई इंटू M1 M2 का स्क्वायर, यहाँ था पाई OM1 का स्क्वायर, तो M1 M2 की वैल्यू कहाँ से आएगी, पाई OM2 स्क्वायर माइनस OM1 स्क्वायर करेंगे तो M1 M2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लिखा है पाई OM2 स्क्वायर माइनस OM1 स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, OM2 स्क्वायर माइनस OM1 स्क्वायर किसकी वैल्यू दे रहा है, M1 M2 स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। सो पाई OM2 स्क्वायर क्या है हमारा 2B लैम्डा माइनस OM1 स्क्वायर क्या है B लैम्डा, तो ये हो जाएगा पाई B लैम्डा। तो सेकेंड हाफ पीरियड जोन का एरिया भी कितना आया, पाई B लैम्डा, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एरिया भी कितना था, पाई B लैम्डा।
सो इसीलिए लिखा है दस द एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन इज इक्वल टू पाई बी लैम्डा, द रेडियाई ऑफ दीज जोन्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स। देखो ना, अंडर रूट बी लैम्डा, अंडर रूट 2 बी लैम्डा, थर्ड हाफ पीरियड जोन का आएगा अंडर रूट 3 बी लैम्डा एंड सो ऑन। तो हम जनरलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा रेडियस हाफ पीरियड जोन का अंडर रूट ऑफ एन बी लैम्डा, वेयर एन इज एन इंटीजर। ठीक है, सो एन क्या है, नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे जो रेडियाई हैं जोन्स के दीज आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। नाउ let m1 m2 m3 so on etc represent the amplitudes at point p due to the secondary waves from first second and third etc half period zones। ठीक है, ये कह रहा है कि सपोज इस p पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी हमें मिल रही है, ठीक है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, जो हमें जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिल रहा है उसके जो एम्पलीट्यूड्स हैं, सपोज वो आगे m1 फर्स्ट की वजह से, m2 m3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो हाफ पीरियड जोन्स हैं इनकी वजह से, इनसे जो सेकेंडरी वेव्स निकल रही हैं जब वो डाइफ्रैक्ट होती हैं तो हमें एम्पलीट्यूड जो मिलता है पी पॉइंट पे, रिजल्टेंट जो है पी पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड्स मिलते हैं इनकी वजह से वो है m1 m2 m3 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा पी पॉइंट पे दैट इज गिवन बाय, ये देखो ये सिचुएशन होगी, m1 का एम्पलीट्यूड होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और जब दूसरी हाफ पीरियड जोन का लिखते हैं उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो इस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, अपोजिट। फिर तीसरे वाले का ऊपर की तरफ, और m4 जो होगा वो भी नीचे की तरफ होगा, m5 चला गया ऊपर, अल्टरनेटली ऐसे ये एरोज जो हैं चेंज होते जाएंगे। ठीक है, m5 इज ऊपर की तरफ, m6 नीचे, m7 ऊपर, m8 नीचे एंड सो ऑन। तो यहाँ कहीं पी पॉइंट तक जाते जाते, मतलब यहाँ तक जाते जाते आगे जो है वो एम्पलीट्यूड्स जो हैं ये एक तो इनकी देखो ना कम होती जा रही है वैल्यू, दूसरा ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अल्टरनेट है ऐसे। क्यों? क्योंकि हमेशा फेज डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है बिटवीन द कंसेक्यूटिव जोन्स। ठीक है, ड्यू टू द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन कंसेक्यूटिव जोन्स द एम्पलीट्यूड्स ड्यू टू ऑड नंबर्ड जोन्स आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, m1 इज पॉजिटिव एंड दैट ड्यू टू द इवन नंबर जोन्स एज नेगेटिव। देखो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हमने ये कहा था द फेज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज नॉट द सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ द अपर्चर ऑफ और द ऑब्स्टेकल। तो हमने ये स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स का फेज है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, दे विल हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ठीक है, सो हम इसी फेज डिफरेंस की वजह से जो ये फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट जो इवन ऑड नंबर वाली जो ऑड नंबर वाली एम्पलीट्यूड्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो जब दूसरा आएगा फेज डिफरेंस ऑफ पाई आ जाएगा तो ये चला जाएगा दूसरी तरफ, तो ये -m2 हो जाएगा। अगेन फेज डिफरेंस ऑफ पाई आएगा तो ये तीसरे वाली का हो जाएगा m3 पॉजिटिव, फिर अगेन पाई एक फेज डिफरेंस आएगा तो इसका हो जाएगा एम्पलीट्यूड m4 नेगेटिव, सो ऑन। नाउ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव्स विच आर रीचिंग एट p गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे कहीं p पॉइंट है तो ये जब पहुँचेंगी यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स पहुँचेंगे p पॉइंट तक, जाते जाते क्या हो जाएगा, इनका जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो कम होता जाएगा। ठीक है, इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद द ऑर्डर ऑफ द जोन। नाउ अब किसी एक पर्टिकुलर जोन की वजह से हमने p पॉइंट के ऊपर जो एम्पलीट्यूड है वो लेना है। सपोज m2 क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर m2 क्या है, m1 और m3 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब m2 इज द मीन ऑफ दीज टू। ठीक है, सो द एम्पलीट्यूड एट p ड्यू टू एनी जोन कैन बी अप्रॉक्सीमेटली टेकन एज द मीन ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ड्यू टू द जोन्स प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग इट। प्रीसीडिंग वाली कौन सी होगी, m1, सक्सीडिंग वाली होगी m3। m2 जो है इन दोनों का मीन है m1 प्लस m3/2। m4 जो है वो m3 और m5 का मीन है, m6 m5 और m7 का मीन है एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, हमने जो इक्वेशन 1 लिखी थी, कौन सी इक्वेशन 1 है हमारी, ये वाली a। m1 तो हमने लिख लिया माइनस m2 की जगह हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, m1 प्लस m3/2, तो लिख लिया हमने। अच्छा, इसको इसने ऐसे तोड़ के लिखा है, अच्छा हम बाद में लिखेंगे इसको ऐसे। हम क्या करेंगे, पहले m1 को लेंगे हम, ठीक है,
फिर -m2 जो है ना, इसको लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, देखो m1 है ना, m1 को लिख सकते हैं m1/2 + m1/2। तो क्या हो गया m1 -m2 एज इट इज़ रहा हमारा। हमने सिर्फ m1 को लिखा m1/2 + m1/2 -m2 प्लस m3 को लिख सकते हैं m3/2 + m3/2। एक ही बात है, m3 के बराबर हुआ, m3/2 + m3/2 -m4 एज इट इज़ रहा। m5 को लिखेंगे m5/2 + m5/2 माइनस यहाँ आ जाएगा m6 एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में क्या आएगा हमारा mn/2। ठीक है, ये वाली कोई चीज़ आएगी जैसे लास्ट में, तो mn/2। अब हम m1/2 को इधर ही रखा, हम लिखेंगे m1 + m3/2 को हमने ये इकट्ठा कर लिया, -m2 लिख दिया यहाँ। ठीक है, इनको हमने इकट्ठा कर लिया तीनों को, देन प्लस अब इन तीनों को इकट्ठा कर लेंगे m3 + m5/2 -m4 प्लस सो ऑन, लास्ट में mn/2। m1 + m3/2 हमने अभी लिखा किसके बराबर है, m2 के बराबर। तो ये यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये m2 आएगा, m2 - m2 क्या हो जाएगा 0। ये किसके बराबर है m3 + m5/2 इट इज़ इक्वल टू m4, m4 - m4 0 हो जाएगा। तो सारी जो टर्म्स हैं ब्रैकेटेड जो टर्म्स आएंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या m1/2 प्लस ये वाला mn/2। ठीक है, सो इफ़ n इज़ वेरी लार्ज, अगर n बहुत ज़्यादा है तो mn जो है लास्ट में जाते जाते मैंने बताया आपको एम्पलीट्यूड जो है देखो वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो mn जो है सपोज इट टेंड्स टू 0 जब n बहुत ज़्यादा हो जाए। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट p ड्यू टू द होल वेव फ्रंट, सभी जो एलिमेंट्स हैं जोन्स हैं उनकी वजह से कितना एम्पलीट्यूड होगा p के ऊपर a = m1/2। ठीक है, बिकॉज mn इज़ 0 हेयर। नाउ एज द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो I इज इक्वल टू ये हो जाएगा a² m1² ² 4, a का स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, द इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज़ ओनली 1/4 ऑफ दैट ड्यू टू द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। ठीक है, अगर फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का इंटेंसिटी है m1², ठीक है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की वजह से P पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी कितनी थी m1², क्योंकि एम्पलीट्यूड है m1। तो पूरे वेव फ्रंट की वजह से सभी जोन्स का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी P पॉइंट के ऊपर वो क्या होगी m1²/4। तभी लिखा है द इंटेंसिटी एट P इज ओनली 1/4 ऑफ दैट ड्यू टू द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। If an obstacle of size greater than the area of first half period zone is placed at O, the bending effect of light round the corners cannot be noticed. अगर हम एक ऐसा ऑब्स्टेकल लें जिसका साइज जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन द एरिया ऑफ द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एरिया कितना था देखो πb लैम्डा। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा उसकी वेवलेंथ लैम्डा अगर हम इस एरिया से ज़्यादा ले लें, ऑब्स्टेकल का साइज़ जो है हम इससे ज़्यादा ले लें, इसके एरिया से ज़्यादा ले लें फर्स्ट हाफ पीरियड जोन से, तो क्या हुआ ऑब्स्टेकल क्या करेगा, उस लाइट को क्या करेगा ब्लॉक कर देगा। ठीक है, सो दैट्स वाई वो लाइट जो है उसके कॉर्नर से अराउंड बेंड नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो दैट्स वाई द बेंडिंग इफेक्ट्स ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स कैन नॉट बी नोटिस्ड। तभी मैंने लिखा है एज द लाइट गेट्स ब्लॉक्ड, विच शोज दैट, इसका मतलब क्या है, लाइट ट्रेवल्स अप्रॉक्सीमेटली इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा क्या करती है स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो ऑब्स्टेकल का साइज उतना ही लेना चाहिए ताकि वो लाइट जो है जब स्ट्रेट लाइन में चले तो ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से जो है वो डिफ्रैक्ट होके बेंड होके जाए। डिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल है, तभी तो हम उसका जो ऑब्स्टेकल का साइज लेते हैं दैट शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो इसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। सो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है, ये भी प्रूव हो जाता है कि लाइट ट्रेवल्स अप्रॉक्सीमेटली इन द स्ट्रेट लाइन।